तुम लोग का कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में पार्ट 3 है, वृत्त चैप्टर चल रहा है। तो पहला दूसरा में 6 तक हो चुका है। अब 7वां से देखो जीवा किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखो, किसी भी वृत्त में परिधि के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अब यहाँ मान लो ये O केंद्र वाला कोई वृत्त है, तो परिधि पर स्थित एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। तो परिभाषा के अनुसार वृत्त की परिधि के किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो 2 बिंदु का अर्थ है परिधि पर कोई 2 बिंदु ले लो, A B लिए, यहाँ पर मान लो C लेते हैं। तो A एक बिंदु है परिधि पर, C दूसरा बिंदु है, AC भी जीवा हुआ, AB भी जीवा हुआ। इस तरह हम लोग देखेंगे वृत्त की परिधि पर बहुत जगह बहुत सारी बिंदुएं ली जा सकती है। DE, तो DE परिधि पर स्थित 2 बिंदु है, तो DE हो गया जीवा। तो एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती है, यानी अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। ये सब जीवा है। तो जीवा की परिभाषा को तो लोग समझा, तो जीवा तो लोग समझा, किसी भी वृत्त के परिधि के किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। अब ऐसी बात है तो देखो, तो ये एक वृत्त है, मान लो O केंद्र वाला कोई वृत्त है। तो वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। तो अनंत जीवाओं में एक और केवल एक ऐसी जीवा होगी जो सबसे बड़ी जीवा होगी और वह केंद्र से गुजरेगी। अर्थात ये AB, जब O केंद्र है तो AB तो व्यास हो गया ना। तो व्यास के नीचे, व्यास के ऊपर जो भी जीवाएं खींचेगी सब ऊपर की ओर जाएगा। तो देख रहे हो जीवा की लंबाई घटती जाती है, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। अर्थात सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो लोग जीवा समझ गया। एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, तो अनंत जीवाएं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है ना। कोई भी जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। आप कहोगे कैसे, तो कोई एक जीवा अगर हम लोग खींचते हैं तो वृत्त में 2 खंड तैयार हो जाता है। मान लो ये वृत्त है O केंद्र वाला, तो यहाँ अगर हम एक जीवा लेते हैं AB, तो ये जीवा AB वृत्त को 2 भाग में बांट दिया। एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, जिसको हम रंग रहे हैं ना, ऐसी बात। तो जीवा की 2-3 विशेषताएं भी होती है, तो परिभाषा और विशेषता लिख देते हैं। इसको तो लोग समझ गया ना। यहाँ C केंद्र वाले वृत्त में, C केंद्र वाला वृत्त है ABPQMN, ABPQMN, ये जीवाएं हैं। अनंत जीवा खींच सकते हैं। देखो जीवा की विशेषता है, किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं होती है, बतला ही दिए। अनंत जीवा खींच सकते हो। जीवा वृत्त की परिधि के किसी 2 बिंदुओं को मिलाता है। ये परिधि है, 3 जीवा है, तीनों जीवा देखो, ये AB जीवा बिंदु A बिंदु B परिधि पर स्थित है, इसको मिलाता है PQMN। यही कहानी है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। यहाँ PQ सबसे बड़ी जीवा है, तो केंद्र से जा रही है और परिधि को दोनों ओर से स्पर्श करे और केंद्र से जो रेखा गुजरे उसे व्यास कहते हैं। तो यह सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। कोई भी जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटता है, उदाहरण देकर बतला ही दिए। इसको उतारो, इसके बाद चाप। अगला टॉपिक है चाप। तो चलो मान लो ये
सी केंद्र वाला कोई वृत्त है तो चाप देखना, जो महिला सब या लड़की सब पीछे में बाल को ठीक करने के लिए इस ढंग का चाप पीछे से लगा लेती है, लगाती है ना, वही चाप है। तो किसी वृत्त की परिधि के टुकड़े को, जैसे ये वृत्त है ना, यहाँ से काट लो ए बी, तो यही ए बी कहलाएगा चाप। समझ गया? अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है जो यहाँ से काटो, तो ये बड़ा चाप हो गया ए बी, इसको काट करके अलग कर लो तो ये ऐसे होगा ए बी, ये हो गया चाप, ये नीचे वाला ये हो गया बड़ा चाप। समझा? यानी एक होता है लघु चाप, एक होता है दीर्घ चाप। जैसे किसी भी परिधि पर ए या बी काटेंगे तो नीचे वाला पोर्शन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये हो गया बड़ा चाप, दीर्घ चाप, दीर्घ मतलब बड़ा। ये जो बच रहा है ये हो जाएगा, इसको अलग करोगे तो लघु चाप। तो चाप की क्या परिभाषा हो गई? ये तो परिधि का एक टुकड़ा है ना, परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। तो छोटा टुकड़ा लघु चाप और बड़ा टुकड़ा दीर्घ चाप। और ये चाप जो है इसका, जैसे मान लो ये सी डी, सी माने हैं चलो डी सी, डी ई, ये परिधि का टुकड़ा चाप कहलाएगा। तो चाप के प्रथम सिरा अंतिम सिरा को मिला दो तो ये कहलाएगा जीवा, डी ई जीवा कहलाएगा। भी तुरंत बतलाए हैं। तो किसी भी चाप का प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दोगे तो मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो चाप समझ गया ना? फिर मान लो ये चाप है, तो चाप के इस बिंदु को केंद्र से मिला दो और ई को भी मिला दो इससे। तो ये चाप जो है डी ई केंद्र पर इतना कोण बना रहा है। ये कोण मान लो जितना डिग्री का हो, फिलहाल मान लेते हैं चलो ये 100 डिग्री का है। तो किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को उस चाप का कोण कहेंगे। समझा? जैसे यहाँ पर ये केंद्र है ना सी, तो चाप पर इसके द्वारा, चाप के द्वारा ये बड़ा चाप है, कैसे कोण बनाया जाएगा? तो इसको इससे मिला दो, इससे इसको मिला दो, तो ये कोण जो है चाप के द्वारा बनाया गया कोण कहलाएगा। समझ गया? तो चलो चाप के बारे में थोड़ा लिख ही लो, तब संकेंद्रीय वृत्त। परिभाषा हो गया, वृत्त की परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। बतला ही दिए हैं। यहाँ ए बी देखो ये हुआ लघु चाप, और यहाँ ए बी ही इसको कहा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा दीर्घ चाप। दीर्घ मतलब बड़ा, इसमें डॉट डॉट वाला दीर्घ चाप हो गया, ये पूरा लकीर वाला लघु चाप हुआ। ये एम एन जो चाप है तो उसके द्वारा केंद्र पर ये अल्फा कोण बनाया गया है। समझ गया? ये दीर्घ चाप जो है उसके द्वारा ऐसे दे दो, इसका नाम रख दो, मान लो थीटा। थीटा कोण बनाया गया है। तो अल्फा जोड़ थीटा बराबर कितना होगा? एक ही बिंदु के चारों ओर का कोण 360 डिग्री। तो यहाँ अल्फा जोड़ थीटा बराबर 360 डिग्री होगा। थीटा क्या है? थीटा हो गया दीर्घ चाप के द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण। समझ गया ना? तो चाप हो गया। अब देखो संकेंद्रीय वृत्त।
अगला टॉपिक है संकेंद्रीय वृत्त। तो ध्यान से देखो, एक वृत्त हम लोग बना लेंगे, ये सी केंद्र वाला। इस वृत्त के इसकी त्रिज्या कुछ होगी न जी, इसकी त्रिज्या मान लो 3 cm है, 3 सेंटीमीटर। सी केंद्र वाला वृत्त है तो सी ए त्रिज्या हुआ 3 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के दूसरा वृत्त बनाओ। ये हो गया सी बी 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते जाओ। छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या सी ए, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। इसी तरह मान लो एक इससे भी सी बी से भी बड़ी त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाएंगे। तो मान करके चलो ये सी डी है तुमको मान लो 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसमें कुछ विशेषता दिखाई देता है। वृत्तों का समूह जिसका केंद्र एक हो, वृत्तों के ऐसे समूह को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। यानी केंद्र एक, वृत्त अनेक, तो ऐसे वृत्त को संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। तो 3 ही खींचे हैं, कई खींचा जा सकता है। तो लोग दीवार उवाल पर देखना, आकृति बनी हुई होती है इस टाइप की आकृति। और मेला वगैरह में जाओगे ना, इसी केंद्र वाला वृत्त है, तो ये सी केंद्र वाला वृत्त त्रिज्या अलग अलग है। इसकी त्रिज्या मान लो जितना है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ी त्रिज्या ये है, सबसे बड़ी त्रिज्या ये है। तो बाज़ार में जाओगे तो खेल होता है एक ठो, यहाँ भी बैलून दे देगा, यहाँ बैलून, सब जगह बैलून देगा। इसके बाद हाथ में दे देगा बंदूक टाइप का, कहेगा बैलून को फोड़ो इनाम पाओ। ऐसा आकृति मेला में देखा होगा तू लोग, है ना। सब जगह बैलून का सेटिंग रहता है, हाथ में दे देगा एक ठो बंदूक टाइप का खिलौना, इसमें पत्थर का सेटिंग रहता है, कहेगा एक ठो बैलून जो फूट जाएगा उसमें गोली देता है डुप्लीकेट। 2 रुपये गोली दिया, मान लो 5 ठो गोली लिया तो 10 बैलून को फोड़ो। 6 फूटा तो बाकी 4 का पैसा डूब गया, वहीं उसकी कमाई होती है। 1 को नहीं फूटा तो 10 रुपया गया। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? वृत्तों के ऐसे समूह को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं जिसका एक और केवल एक केंद्र होता है। दूसरी भाषा में केंद्र एक एवं वृत्त अनेक हो तो वृत्तों के ऐसे समूह को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। और सभी वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग होती है। समझ गया? वो परिभाषा लिख दिए हैं, दोनों चित्र को उतार लो, समझा ना। तो तुम लोगों का आज यहाँ तक समाप्त हुआ है संकेंद्रीय वृत्त तक। अब पाठ 4 में बच रहा है जो, वो पाठ 4 से स्टार्ट होगा।